वेलकम एवरीवन। आज का हमारा विषय है इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का लगभग 17% है, यानी इस विश्व में लगभग हर छठा इंसान भारतीय है। लेकिन भारत के पास विश्व के जल संसाधनों का केवल 4% भाग ही है, और वो भी समय और स्थान के साथ वेरी करता है। सालाना भारतीय नदियों में लगभग 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी होता है, लेकिन उसमें से 1122 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी का ही हम उपयोग कर पाते हैं। बाकी पानी सागरों और महासागरों में मिल जाता है और वो वेस्ट हो जाता है। मतलब लगभग 2900 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी हर साल वेस्ट हो जाता है, जो कि हम उपयोग में ला सकते हैं। भारत को लगभग 85% पानी मॉनसून के 4 महीनों में मिलता है, लेकिन स्टोरेज फैसिलिटीज़ की कमी के कारण हम इस पानी को हार्वेस्ट नहीं कर पाते और इसमें से ज़्यादातर पानी बह के समुद्रों में मिल जाता है और व्यर्थ हो जाता है। इसी के कारण कई जगह पे हमें बाढ़ का भी सामना करना पड़ता है। तो इन सब समस्याओं का सामना करने के लिए इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर परियोजना का सुझाव दिया जाता है। इस परियोजना के तहत जो भारत की नदियां हैं उनको एक दूसरे से जलाशय और नहरों के द्वारा जोड़ दिया जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो देश का जो किसान है वो खेती के लिए मॉनसून पर बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं रहेगा और इंटरलिंकिंग और रिवर परियोजना की मदद से बाढ़ और सूखे की समस्या को भी सुलझाया जा सकता है। सबसे पहले भारत में इंटरलिंकिंग रिवर परियोजना के इतिहास को जानते हैं। सबसे पहले नदियों को जोड़ने का सुझाव सर आर्थर कॉटन ने दिया था 19वीं शताब्दी के मध्यम में, ताकि आयात निर्यात में सहूलियत हो जाए। उसके बाद 1972 में के.एल. राव, जो कि उस समय के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इरिगेशन एंड पावर थे, उन्होंने सुझाव दिया कि गंगा और कावेरी नदी को जोड़ देना चाहिए। गंगा जो एक उत्तर की नदी है और कावेरी जो एक दक्षिण की नदी है। इन दोनों के बीच में दूरी लगभग 2640 किलोमीटर है। इसके बाद 1980 में सरकार ने नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान बनाया, जिसमें पेनिनसुलर रिवर यानी प्रायद्वीपीय नदियों को जोड़ने को प्रमुखता दी गई। इसके बाद 1982 में उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी बनाई इंटरलिंकिंग रिवर परियोजना की देखरेख करने के लिए। उसके बाद 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इंटरलिंकिंग रिवर परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए कहा, जिसके बेसिस पे उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 में सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनाई और उस कमेटी ने ये अनुमान लगाया कि ये जो नदियों को जोड़ने का कार्य है इसमें लगभग 56 बिलियन करोड़ रुपए की लागत आएगी। उसके पश्चात 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए कहा, ताकि समय के साथ साथ इसकी कीमत और न बढ़ती जाए। और 2017 में लगभग 3 साल पहले केन और बेतवा रिवर को जोड़ने की अनुमति मिली और ये जो नहर इनको जोड़ेगी वो उत्तर प्रदेश स्टेट और मध्य प्रदेश स्टेट से गुजरेगी और इसमें लगभग 10,000 करोड़ की लागत लगेगी। इस केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के अंडर जो केन रिवर में अतिरिक्त पानी है वो 231 किलोमीटर की नहर बना के बेतवा रिवर में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस परियोजना की मदद से बुंदेलखंड जो एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है वहाँ पे सिंचाई करने के लिए पानी उपलब्ध कराया जा सकेगा। तो इस प्रोजेक्ट में केन रिवर को बेतवा रिवर से जोड़ा जाएगा 231 किलोमीटर लंबी नहर की मदद से। तो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर का क्या इतिहास रहा? सबसे पहले नदियों को जोड़ने का जिक्र सर आर्थर कॉटन ने 19वीं शताब्दी के मध्यम में किया था। उसके बाद 1972 में के.एल. राव ने गंगा और कावेरी को जोड़ने का जिक्र किया। उसके बाद 1980 में सरकार ने नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान बनाया। 1982 में उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, जिसने बताया कि नदियों को जोड़ने में लगभग 56 बिलियन करोड़ रुपए लगेंगे और 2017 में केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ। तो ये इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर परियोजना क्या है? इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर परियोजना के अंतर्गत 2 या 2 से ज़्यादा नदियों को आपस में नहरों की मदद से जोड़ा जाता है, ताकि ऐसे क्षेत्रों में पानी पहुंचाया जा सके जहां पे नदियां नहीं बहती। और इस परियोजना की मदद से जो पानी सागरों में जाके मिल जाता है और वेस्ट हो जाता है उसमें भी कमी आएगी। साथ ही साथ इस परियोजना की मदद से बाढ़ और सूखे को भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये जो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर परियोजना है इसमें भारत की 60 नदियों को एक दूसरे से जोड़ा जाएगा, ताकि अलग अलग समस्याएं हैं जैसे किसानों की मॉनसून पर निर्भरता, फ्लड, ड्रॉट, इन चीज़ों को कम किया जा सके। तो 1980 के नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान में इस इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, हिमालयन कंपोनेंट एंड
पेनिनसुलर कंपोनेंट यानी प्रायद्वीपीय कंपोनेंट। उसके बाद 2005 में एक और कंपोनेंट ऐड किया गया, इंट्रा स्टेट लिंकिंग ऑफ रिवर्स। ये जो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है इसकी देखरेख नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज यानी जल संसाधन मंत्रालय के अंडर आती है। सबसे पहले बात करते हैं हिमालयन कंपोनेंट की। इसके अंडर 14 लिंक्स को कंसीडर किया गया। इन 14 लिंक्स को गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर पर जलाशयों को बनाने का कार्य इस कंपोनेंट के अंडर आता था, और जो गंगा की पूर्वी ट्रिब्यूटरीज थी जहाँ पे पानी की मात्रा अधिक थी उनको पश्चिमी नदियों से जोड़ने का सुझाव दिया गया। अगर हिमालयन कंपोनेंट पूरा हो जाता है तो लगभग 22 मिलियन हेक्टेयर यानी 2.2 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र इरिगेशन के अंडर आ जाएगा यानी सिंचाई के अंडर आ जाएगा, और साथ ही साथ 30 मिलियन किलोवाट हाइड्रो पावर जनरेशन भी की जा सकेगी यानी पन बिजली उत्पादन। तो जिन जिन राज्यों से नहरें गुजरेंगी उन सभी राज्यों को फायदा मिलेगा। हिमालयन कंपोनेंट के अंडर बांध बनाने का कार्य भी किया जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर पे। हिमालयन कंपोनेंट के अंडर नदियों को जोड़ने से फ्लड को भी कंट्रोल किया जा सकेगा, और जिन नदियों में अधिक पानी है वहाँ से पानी ऐसे क्षेत्रों में पहुँचाया जा सकेगा जहाँ पे पानी की आवश्यकता है। सो ये सारे लिंक्स हिमालयन कंपोनेंट के अंडर आते हैं, जैसे कोसी मेची, कोसी गागर। कोसी को सौरव बिहार भी कहा जाता है क्योंकि हर साल यहाँ पे बाढ़ आती है। इस प्रोजेक्ट की मदद से इस चीज़ को भी कंट्रोल किया जा सकेगा। उसके अलावा गंडक गंगा, घाघर यमुना, सरदा यमुना एक्सेट्रा। अगला कंपोनेंट है पेनिनसुलर कंपोनेंट यानी प्रायद्वीपीय कंपोनेंट। इसके अंडर 16 इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स को चुना गया है। इसको 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। सबसे पहला इंटरलिंकिंग ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार एंड कावेरी, यानी इस तरफ के जो इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट हैं वो इस कंपोनेंट के अंडर आएंगे। उसके बाद आता है इंटरलिंकिंग ऑफ वेस्ट फ्लोइंग नॉर्थ ऑफ मुंबई एंड साउथ ऑफ तापी, यानी तापी रिवर और मुंबई के बीच में जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है उनकी आपस में इंटरलिंकिंग। थर्ड कंपोनेंट है इंटरलिंकिंग ऑफ केन विद चंबल, ये वाले प्रोजेक्ट्स। और लास्ट है डाइवर्जन ऑफ सम वाटर फ्रॉम वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ये जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है इनके पानी को मोड़ के ऐसे स्थानों पे ले जाना जहाँ पे पानी की आवश्यकता हो। तो प्रायद्वीपीय कंपोनेंट को विस्तार से जानते हैं। अगर ये कंपोनेंट इम्प्लीमेंट हो जाता है तो 25 मिलियन हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र सिंचाई के अंडर आ जाएगा सरफेस वाटर के थ्रू, और 10 मिलियन हेक्टेयर ग्राउंड वाटर के थ्रू, और ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी हेल्प करेगा। जैसा कि हमने पढ़ा इसके 4 मेन पार्ट्स हैं। सबसे पहला है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी रिवर्स की इंटरलिंकिंग नहरों के थ्रू। इसके अंडर जो महानदी और गोदावरी में एक्सेस वाटर है वो साउथ में ट्रांसफर किया जाएगा। दूसरा कंपोनेंट है जो कुछ रिवर्स मुंबई के नॉर्थ में एंड तापी रिवर के साउथ में पश्चिम की ओर बह रही हैं, उनकी आपस में इंटरलिंकिंग। इसकी मदद से मुंबई महानगर को पीने के लिए अतिरिक्त स्वच्छ पानी मिल पाएगा। तीसरा पार्ट है केन और चंबल रिवर की इंटरलिंकिंग, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों के लिए लाभदायक रहेगा। उसके बाद फोर्थ कंपोनेंट है जो वेस्टर्न घाट से पश्चिम की तरफ नदियां बह रही हैं उनकी आपस में इंटरलिंकिंग, ताकि ज़रूरतमंद क्षेत्रों को सिंचाई के अंडर लाया जा सके। तो पेनिनसुलर कंपोनेंट के अंडर ये 16 इंटरलिंक प्रोजेक्ट्स चुने गए, जैसे कि महानदी गोदावरी, पोलावरम विजयवाड़ा, केन बेतवा, नेत्रावती हेमावती एक्सेट्रा। अब बात करते हैं थर्ड कंपोनेंट की, जो कि है इंट्रा स्टेट यानी अंतर्राज्यीय इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स कंपोनेंट। जून 2005 में सरकार ने NDWA मतलब नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी को नियुक्त किया इस बात का अध्ययन करने के लिए कि कौन कौन से राज्यों में ऐसी नदियां हैं जिनको आपस में जोड़ा जा सकता है और वो कहां तक संभव है। इसके संदर्भ में बिहार राज्य ने 6 इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स प्रपोज किए, महाराष्ट्र ने 20, गुजरात ने 1, उड़ीसा ने 3 प्रोजेक्ट्स, राजस्थान ने 2, झारखंड राज्य ने 3 और तमिलनाडु ने 1 प्रोजेक्ट प्रपोज किया। 2005 से अब तक नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इन प्रोजेक्ट की संभवता का विश्लेषण किया और ये पाया कि 20 प्रोजेक्ट्स इनमें से बनाए जा सकते हैं। एक प्रोजेक्ट ऐसा है जो कि बनाना संभव नहीं है। एक प्रोजेक्ट महाराष्ट्र राज्य ने वापस ले लिया और बाकी बचे हुए प्रोजेक्ट्स पे अभी अध्ययन चल रहा है। अब बात करते हैं इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के कुछ एडवांटेजेस की। सबसे पहली एडवांटेज तो इसकी यही है कि जो बाढ़ और सूखा है इसकी मदद से हम उसका समाधान कर सकते हैं। जो हमारा सिंचाई का क्षेत्र है वो भी लगभग 15% इससे बढ़ जाएगा। हम इन नहरों और नदियों को वाटर नेविगेशन के लिए भी यूज़ कर पाएंगे, जिससे कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगी।
चौथी एडवांटेज ये है कि हम इससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, जो कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है और जिसका पर्यावरण पे कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। ये परियोजना कई क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या को दूर कर देगी। साथ के साथ रूरल एरियाज़ में इसके कारण रोजगार की संभावना भी बढ़ेंगी। अब बात करते हैं इन परियोजनाओं में आने वाली कुछ समस्याओं की। सबसे पहले तो पर्यावरण से रिलेटेड कुछ समस्याएं हैं, जैसे डेजर्टिफिकेशन यानी मरुस्थलीकरण और लवणता का बढ़ना। फिर है इकोलॉजिकल डिसबैलेंस यानी पारिस्थितिक असंतुलन। जिन क्षेत्रों में ये प्रोजेक्ट्स लिए जाएंगे वहाँ पे भारी मात्रा में लोगों का पुनर्वास करवाना पड़ेगा, जो कि अपने आप में एक समस्या है। राज्यों के बीच में भी राजनीतिक कारणों के कारण नदियों के पानी को लेकर मतभेद चलता रहता है। एक और समस्या यह है कि इन प्रोजेक्ट्स में भारी मात्रा में निवेश की आवश्यकता है और इनको पूरा होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। साथ ही साथ ऐसे प्रोजेक्ट से भूकंप संबंधित खतरे भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि हिमालय वाला क्षेत्र पहले ही असंतुलित है और वहाँ पर अगर खुदाई का कार्य किया गया तो भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। थैंक यू।